हेलो क्लास, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आर्थिक घटना चक्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि इकोनॉमिक करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं। इकोनॉमिक करंट अफेयर की समसामयिक प्रश्न इसमें शामिल होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि आज वीकेंड है, यानी सैटरडे है। तो सोचा कि आज सैटरडे तो एक टेस्ट ले लिया जाए आप लोगों का। बाकी हम इंडियन ज्योग्राफी इसी चैनल पे स्टार्ट कर चुके हैं और 2 चैप्टर हम करा भी चुके हैं। थर्ड चैप्टर भी हम लेकर आएंगे मंडे को, ठीक है। कल संडे है, मंडे को लेकर आएंगे। और आज हम करा रहे हैं टेस्ट, और कल संडे को भी अगर मुझे टाइम मिल गया तो एक करंट अफेयर की क्लास ले लेंगे, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। और ये अप्रैल करंट अफेयर होगा कल, क्योंकि हमने नेशनल करंट अफेयर करा दिया था और इंटरनेशनल करंट अफेयर बाकी था, वो कराना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम मंडे को इंडियन ज्योग्राफी जो हमारी क्लास चल रही है सेम वैसे ही चलेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पहले से कर लेते हैं हम जूम, क्योंकि अगर हम जूम करेंगे तभी इसको अच्छी तरह से हम रीड कर पाएंगे, क्योंकि अगर जो बच्चे मोबाइल पढ़ रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम जूम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र की व्यापक वृद्धि हेतु किस एकीकृत रणनीति की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई है, ठीक है। किस एकीकृत रणनीति की पहचान भारत सरकार द्वारा की गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, फसल उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है। सेकंड है उत्पादन लागत कम करना, और थर्ड है किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, और फोर्थ है कृषि विविधीकरण, एंड फिफ्थ है कटाई पश्चिम मूल्य संवर्धन, एंड सिक्स है संपोषणीय कृषि विकास और फसल नुकसान को कम करने हेतु जलवायु परिवर्तन से अनुकूल। उपर्युक्त में से, ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सी रणनीति चिन्हित की गई है, आपको बताना है। जैसे कि क्वेश्चन में कौन सी रणनीति चिन्हित की गई, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि फसल उत्पादन या उत्पादकता में वृद्धि करना है, उत्पादन लागत कम करना है, किसानों की उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है, कृषि विविधीकरण करना है, कटाई पश्चिम मूल्य संवर्धन करना है, और संपोषणीय कृषि विकास और फसल नुकसान को कम करने के लिए, यानी कम करने हेतु जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन करना है फसल को। ये सारी रणनीति है गवर्नमेंट की। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, उसके लिए मोस्टली क्लास चलती है, ठीक है। सिविल सर्विसेज वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास चलती है, ठीक है। और अगर आप इतना विस्तार से पढ़ ले रहे हैं तो फिर वो आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। भारत के मत्स्य क्षेत्र से, ठीक है, भारत के मत्स्य क्षेत्र से संबंधित वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट है कुल मत्स्य उत्पादन 197.75 लाख, ठीक है। सेकंड है समुद्री मत्स्य उत्पादन 46.15 लाख, एंड थर्ड है अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन 151.60 लाख, एंड फिफ्थ है मत्स्य की निर्यात, ठीक है। मत्स्य की निर्यात, फिशरीज की बात होगी, ठीक है, फिशरीज की बात हो रही है। 62,408 करोड़, ठीक है। ये इसका आपको बताना है सही कोड, ठीक है। इसको जूम करते इसलिए हम थोड़ा इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। सही कोड बताइए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी केवल थर्ड, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। आंसर बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। हाँ, ओके, फर्स्ट में है कुल मत्स्य उत्पादन 197.75 लाख टन, बिल्कुल सही है। और समुद्री मत्स्य उत्पादन है सेकंड में दिया गया है 46.15 लाख टन है, ये भी सही है। और थर्ड में दिया है अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन 151.60 लाख टन, 151.60 लाख टन। और फिफ्थ में दिया है मत्स्य की निर्यात 62,408 करोड़, ठीक है, ये भी सही है, ये सभी सुमेलित है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, सिली मिस्टेक जो होती है ह्यूमन एरर जैसे बोलेंगे, बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, मोस्टली हमसे भी यही गलतियां होती थी एग्जाम में। तो आपसे भी यही क्या क्या सही नहीं है, ठीक है। अगर हम ये नहीं देखते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं
और जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि हमने क्या गुल खिला दी। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से कथन सही नहीं। ऑप्शन ए है जीवंत ग्राम कार्यक्रम फर्स्ट को एक केंद्र, ठीक है, एक केंद्र क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी प्रदान की गई। ऑप्शन बी है इस योजना को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, एंड इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं इसके ऑप्शन पे। ठीक है, एंड हाँ, ऑप्शन सी है इस योजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के उत्तरी सीमा से सटे 46 यानी कि 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों का व्यापक विकास करना है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया है जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड को 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई। अब आप में बताना क्या था आपको कि क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं, जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो गलत होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या सही नहीं है। हाँ, ऑप्शन ए है जीवंत ग्राम कार्यक्रम फर्स्ट को एक केंद्र यानी कि केंद्र क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी, ये गलत होगा। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यही क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम फर्स्ट को एक केंद्र क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2023 को जीवंत ग्राम कार्यक्रम फर्स्ट को केंद्र प्रायोजित न कि क्षेत्र केंद्र यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, ये केंद्र क्षेत्र की योजना नहीं है। ठीक है, इसके रूप में मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, लेकिन इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी। ठीक है, ये जो जीवंत ग्राम कार्यक्रम फर्स्ट के तहत आने वाली उसकी, ठीक है, आने वाली उसकी उत्तरी सीमा के अलावा 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्राष्ट्रीय भू सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित जो चिन्हित 1940 गांव है उनको व्यापक विकास के लिए चुना गया। ठीक है, ओके, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 4। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 16वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार केंद्र सरकार के विभाजनीय राजस्व में विभिन्न राज्यों को प्राप्त होने वाले हिस्सों के संदर्भ में सूची फर्स्ट यानी कि राज्य एवं सूची सेकंड यानी कि क्षैतिज वितरण में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा पर विचार करते हुए उत्तर का सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, सही विकल्प आपको चुनना है। आइए देखते हैं, 16वें वित्त आयोग की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। ठीक है, सूची फर्स्ट में है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और सूची सेकंड में है उनके आंकड़े। अब आपको उसको सुमेलित करना है। आइए हम सुमेलित कर लेते हैं, कौन सा क्या हो जाएगा। 16 फाइनेंशियल कमीशन की सिफारिश यानी कि संस्तुतियों के अनुसार केंद्र सरकार की विभाजीय उनकी जो डिवीजन किया गया है राज्यों में, जो वितरण किया गया है, विभिन्न राज्यों को प्राप्त होने वाले हिस्से उनका जो हिस्सा मिला उनका अकॉर्डिंग आपको इसका वितरण बताना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे तो आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे तो आंसर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बिहार का कितना है, बिहार का कितना हिस्सा मिला है, 9.9%। बिहार को मिला है 9.9%। ओके, और मध्य प्रदेश को कितना मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है 7.3%। ठीक है, 7.3%। एंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्या है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा 17.6%। ओके, और पश्चिम बंगाल का क्या है, पश्चिम बंगाल का 7.2%। ठीक है, 7.2% पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, 7.2%। इस तरह से हमने मिला लिया है इसको। ठीक है, हमने आपको बता दिया। अब इसको मिला लेते हैं। ठीक है, बिहार क्या है 9.9%, तो 3 हो गया। ओके, यहाँ पे 3 कर देते हैं। और 7.3% जो है ये 2 में है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन में है। 9.9% है, ये 3 ऑप्शन में है। ओके, ओके, ये तो हो ही गया। और उत्तर प्रदेश का है 17, वही 4 ऑप्शन है, 3 to 4। हाँ, ओके। एंड पश्चिम बंगाल का इतना हिस्सा कितना है, 7.2%, ये 1 है। 3 to
3241। आंसर क्या है 3241। 3241 कहाँ पे होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा 3241। ओके ठीक है 3241। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3241। ठीक है ये इसका आपको हमने सारे इसका हिस्सा बता दिया है किसको कितना फंड मिला है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। यह उनका लगातार कौन सी बजट की प्रस्तुति थी। ठीक है ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके, पूरा विस्तार से बता भी चुके हैं। ठीक है अब बार बार नहीं कराने वाले, आप क्वेश्चन आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है आंसर कीजिए आप लोग। कितना था, ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। कौन सी प्रस्तुति थी उनकी। ठीक है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वर्ष 2026-27 का जो बजट प्रस्तुत किया था, या उनकी लगातार कौन सी, लगातार कंटिन्यूस की बात हो रही है, कौन सी बजट प्रस्तुति थी। ठीक है कौन सी थी, 9वीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है 9वीं प्रस्तुति थी उनकी, लगातार कंटिन्यूस। ठीक है 9वीं प्रस्तुति थी। ठीक है नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन सिंपल सा था, ये पढ़ा भी चुके हैं इसलिए इस पे समय नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त राजस्व वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत केंद्र और राज्यों के बीच नहीं बांटा जाता है। आपको बताना है किस कर से प्राप्त राजस्व, कौन सा ऐसा टैक्स से हमें जो राजस्व मिलता है वित्त आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच जो नहीं बांटा जाता, ये आपको बताना है जो केंद्र और राज्यों के बीच नहीं बांटा जाता है। ठीक है फर्स्ट है अतिरिक्त आयात शुल्क, सेकेंड है उपकर जिसे बोलते हैं सेस, थर्ड है अधिभार जिसे बोलते हैं सरचार्ज। ठीक है एंड इसका आगे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, एक मिनट इसको आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बच्चे हमको, 1 सेकंड का, क्योंकि आधा क्वेश्चन इसका ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है उसको हम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है अब हम पहले आपको यहाँ पढ़ा दें, फिर उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे। ठीक है नाउ पेन ले लेते हैं। हाँ क्या था आपका, फर्स्ट था अतिरिक्त आयात शुल्क, सेकंड था उपकर सेस, और थर्ड था अधिभार यानी सरचार्ज, एंड फोर्थ था केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उगाए जाने वाले कर। सही कूट आपको बताना था, क्या इसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच नहीं किया जाता। सही कूट है कौन सा, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी, ऑप्शन सी केवल सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी हो जाएगा केवल फोर्थ। बताइए आंसर बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है क्योंकि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का नहीं किया जाता है। ठीक है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का बंटवारा नहीं किया जाता है। ठीक है ठीक है आइए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उगाए जाने वाले कर, इसका नहीं किया जाता है। एंड और बताएं आपको और कौन सा था, उपकर का, अधिभार का, बल्कि अतिरिक्त आयात शुल्क का किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है 7। आंसर के अच्छा से बता दें आपको, आंसर है सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार द्वारा पिल्लू एआई, ठीक है पिल्लू एआई अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है किस राज्य सरकार द्वारा पिल्लू एआई अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है किस राज्य सरकार द्वारा इसे अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है। बताइए किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एक मिनट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है किसके द्वारा, आंध्र सरकार द्वारा किया गया। पिल्लू एआई क्या है, एक ध्वनि आधारित बिलिंग एवं अकाउंटिंग एजेंट है। ठीक है बिलिंग करने वाला एक अकाउंटिंग एजेंट है जो स्थानीय भाषा में बोले जाने पर भी जो व्यवसायी है, मर्चेंट है, उनके बीच जो बिल बनता है उनका लेन देन का लेखा जोखा रख सकता है और रिपोर्ट बनाने आदि में मदद कर सकता है। ठीक है इसको बोलते हैं पिल्लू एआई। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन किया गया है।
ठीक है। ऑप्शन ए रेपो दर, ऑप्शन बी सामयिक तरलता अनुपात जिसे बोलते हैं SLR, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर, ठीक है, रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किसमें परिवर्तन किया गया है, बताइए। ठीक है, किसमें किसमें परिवर्तन नहीं किया गया, ना तो रेपो दर में, ठीक है, रेपो रेट में, ना भी SLR में, ना रिवर्स रेपो रेट में, ठीक है, किसी में भी परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है केयर, क्वेश्चन नंबर 9 है केयर एज ग्लोबल रेटिंग्स, केयर एज ग्लोबल रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का सफल, ठीक है, किस देश का सकल ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद के 100% से भी अधिक है। ठीक है, आपको बताना है केयर, यहाँ देखेंगे केयर एज ग्लोबल रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार, हाँ, निम्नलिखित में से किस देश का सकल ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद के 100% से भी अधिक है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है यूके, सेकंड कनाडा, थर्ड फ्रांस, फोर्थ जापान। सही कोड आपको बताना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल ऋण उसका सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, यूके का है, कनाडा का भी है, फ्रांस का भी है, जापान का भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सभी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, केयर एज ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार, ठीक है, जापान का सकल ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, जापान का कितना है, यहाँ पे जापान का देख लेते हैं। तो जापान का है 226.8%, क्योंकि ये है उनका। और सिंगापुर का है 176। सिंगापुर तो इसमें दिया ही गया नहीं है, ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको। सिंगापुर का है 176.3% और फ्रांस का है, फ्रांस का दिया गया इसमें, फ्रांस है 119.6%। ठीक है, एंड कनाडा का क्या है, कनाडा का है 113%। ठीक है, एंड यूके का है 104.3%। ठीक है, ये अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसमें सभी का है। ऑप्शन इसका होगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है समाचारों की सुर्खियों में रही भारत, अच्छा, समाचारों की सुर्खियों में रही भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है यह भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा है। सेकंड है यह विश्व की ऐसी अनूठी सहकारी कंपनी है जिसमें टैक्सी चलाने वाले मालिक सारथी ही है। ठीक है, और थर्ड है भारत टैक्सी के 4 मूल विचार हैं, स्वामित्व, सुरक्षा, कवच, सम्मान। ठीक है, स्वामित्व, सुरक्षा, कवच, सम्मान और लाभांश का समान वितरण। ठीक है, और फोर्थ है भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है इसमें, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लिए विचार, ठीक है, कर लिए विचार। ओके, अब सही कोड आपको बताना है। ठीक है, सही कोड आपको बताना है, उसके लिए हमें दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा, 1 सेकंड का टाइम लीजिएगा। ठीक है, सही कोड बताइए आप, क्या सही कोड होगा इसका। ठीक है, सही कोड क्या हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से आगे आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, रॉन्ग बताना है। ऑप्शन ए, इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल ग्रामों का समग्र विकास करना है। ऑप्शन बी, इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का पूर्ण सहयोग करना है, यानी कि पूर्ण उपयोग करना है। एंड ऑप्शन सी है, इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए होम स्टे का विकास करना है। एंड ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, इस अभियान का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को आसान बनाकर देश भर के आदिवासी गांवों में
समुदाय आधारित और जिम्मेदार पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, ऑप्शन डी में सारी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। तो इसमें कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें कहा गया है कि इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी बहुल ग्रामों का समग्र विकास करना है, यहीं पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में सारा बता दिया गया है कि इस अभियान का उद्देश्य पर्यटकों और स्थानीय समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को आसान बनाकर देश भर के आदिवासी गाँव में समुदाय आधारित और जिम्मेदार पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए रॉन्ग था और हमारा यही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। संघीय बजट, यूनियन बजट की बात हो रही है। संघीय बजट 2026-27 2026-27 व्यवसाय करने में सुगमता पर केंद्रित है। इस हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रस्तावित है? ठीक है, फर्स्ट है डिजिटल व्यापार सुविधा, सेकंड है कर निश्चितता, थर्ड है अनुपालनाओं, ठीक है, अनुपालनाओं और मुकदमेबाजी में कमी लाना, फोर्थ है विश्वास आधारित सीमा शुल्क, विश्वास आधारित सीमा शुल्क प्रणालियों का विकास, और फिफ्थ है निवेश अनुकूल कर व्यवस्था, निवेश अनुकूल कर व्यवस्था। आपको बताना है क्या इसमें सही कूट हो जाएंगे। ठीक है, सही कूट आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ओके, आइए देख लेते हैं। संघीय बजट 2026-27 व्यवसाय करने में सुगमता पर केंद्रित है। इस हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रस्तावित है? फर्स्ट है डिजिटल व्यापार सुविधा, बिल्कुल सही है। कर निश्चितता भी सही है। अनुपालना और मुकदमेबाजी में कमी लाना बिल्कुल सही है, जो अपने अभी देखेंगे कोर्ट में जो केस वगैरह है उनकी संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वास आधारित सीमा शुल्क प्रणालियों का विकास करना, और फिफ्थ है निवेश अनुकूल कर व्यवस्था। ठीक है, निवेश अनुकूल कर व्यवस्था बनाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी सही है इसके, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑल आर राइट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आप यूपीएससी की एग्जाम देखें, पीसीएस उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, उनका मतलब होता है आपको अवेयर करना, आपको जानकारी देना। ठीक है, लेकिन हम जबरदस्ती उसमें गलत खोजते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्टली होते हैं वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन लेंथी बहुत होते हैं क्योंकि पढ़ने में टाइम जाता है। और मोस्टली आप देखते हैं कि टाइम की शॉर्टेज होती है एग्जाम हॉल में। ठीक है, और मोस्टली अगर पीसीएस की बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको रॉन्ग जो कथन है वो बताना है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक गैर संवैधानिक यानी कि गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, और ऑप्शन बी है युवा सहकार योजना और स्वयं शक्ति सहकार योजनाएं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित तथा समर्थित है। ऑप्शन सी है युवा सरकार योजना का कार्यान्वयन नवीन और या अभिनव विचारों वाली नव स्थापित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया होगा, हम इसको पढ़ा देते हैं, आपको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है स्वयं शक्ति सहकार योजना का उद्देश्य गरीबों को किफायती लागत प्रभावी तथा विश्वसनीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओके 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 ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको असत्य बताना था बच्चे, असत्य बताना था। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया गया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक गैर सांविधिक निकाय नहीं, गैर सांविधिक निकाय नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है ये, ना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी नहीं है, ये है सांविधिक निकाय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ओके, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे फटाफट, ठीक है, स्पीड से चलेंगे तो जल्दी से कर लेंगे और हमें टाइम भी कम लगेगा। और टेस्ट का मतलब यही होता है, अगर हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो अगर हम एग्जाम देते हैं पीसीएस का या फिर आईएएस का, अगर हमें टाइम दे दे रहा है तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके आ ही जाएंगे, हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाना है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपके पास एक प्रेशर होता है, एक तलवार होती है किसकी? टाइम की, कि भाई नहीं टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। इस चक्कर में कई क्वेश्चन आते हुए हमारे गलत हो जाते हैं, इसलिए हमें टाइम को लेकर चलना है। ठीक है, आराम से बैठ के नहीं करना है,
फटाफट करना है जिससे कि हमारा वैसे प्रैक्टिस होता चले और ये जितना हमें प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे करेंगे इसका प्रॉफिट हमें एग्जाम हॉल में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलने वाला है? एग्जाम हॉल में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या पूछ रहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 है डीप ओशन मिशन में शामिल है। डीप ओशन मिशन में शामिल है, क्या क्या शामिल है? फर्स्ट स्टेटमेंट है गहरे समुद्र में खनन, मानव पनडुब्बी और पानी के नीचे रोबोटिक्स हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास। सेकंड है महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। और थर्ड है गहरे समुद्र की जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के अन्वेषण और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार। एंड फोर्थ है गहरे समुद्र का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण। ठीक है, आपको बताना इसमें डीप ओशन मिशन में क्या क्या शामिल है। ओके, और भी है इसमें, और भी स्टेटमेंट है, अभी देख लेते हैं और भी स्टेटमेंट है। फिफ्थ है महासागर से ऊर्जा एवं पानी का उत्पादन। और सिक्स है महासागर जीव विज्ञान हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना। एंड सेवेंथ है भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज। ठीक है, सही कोड का आपको बताना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में राइट आंसर क्या होने वाला है। अच्छा, ओके, डीप ओशन मिशन में शामिल बताइए क्या क्या हो जाएंगे। ओके, आइए बताते क्या क्या शामिल है। डीप ओशन मिशन के तहत गहरे समुद्र में खनन, मानव पनडुब्बी और पानी के नीचे रोबोटिक्स हेतु जो प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, टेक्निक्स का विकास करना है। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास करना है, ये भी सही है। और गहरे समुद्र की जैव विविधता के लिए अन्वेषण करना, संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार का विकास करना, ये भी सही है। और शिक्षा गहरे समुद्र का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करना, ये भी सही है। और महासागर से ऊर्जा एवं पानी का उत्पादन करना है, ये भी सही है। और क्या है? महासागर जीव विज्ञान हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना करना, ये भी सही। लेकिन 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 क्या है? लेकिन जो 7th बताया गया भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, ठीक है, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र कच्चे तेल की खोज, ये गलत है। ये हम आपको इंडियन ज्योग्राफी में जस्ट अभी ये पढ़ाए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंडिया इंट्रोडक्शन में ये हमने पढ़ाया है आपको अच्छे से। ठीक है, आपको क्या पढ़ाया है? हमने अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, ओके, ये सही नहीं होगा। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज का इसमें नहीं है। ठीक है, भारत के आर्थिक क्षेत्र जो समुद्र तट से कितने मील नॉटिकल मील्स दूर होता है? 200 नॉटिकल मील्स, लगभग होगा 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर का। इसमें कच्चे तेल की खोज की कोई परियोजना डीप ओशन मिशन के तहत शामिल नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है हमारा क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है डी। ठीक है, ऑप्शन डी। जहाँ पे 7th हो गया हम उसको अच्छा एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर लेते हैं आज। ठीक है, ओके, यहाँ में 7th दिया गया है, गलत हो जाएगा। ठीक है, और तो किसी में दिया नहीं गया है, लेकिन ऑल है इसमें, तो फिर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन दिए नहीं गए, ऑप्शन डी इसका एलिमिनेशन प्रोसेस का यहाँ तक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और हर जगह काम कर जाए ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर है 15, जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कर लेते हैं विचार। ठीक है, विचार ही करना होता है। फर्स्ट है जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए मोबाइल ऐप जनगणना प्रबंधन और निगरानी पोर्टल तथा स्वगणना पोर्टल विकसित किए गए हैं। ठीक है, सेकंड है जनगणना 2027 में ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन डेटा संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें से सही कथन बताना आपको। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कौन से कथन सही? ठीक है, जनगणना जो सेंसस होने वाली है अभी, जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए मोबाइल ऐप जनगणना प्रबंधन और निगरानी पोर्टल तथा स्वगणना पोर्टल विकसित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कहा जनगणना 2027 में ऑफलाइन डेटा संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि सही प्रावधान है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या है? प्रावधान है, इसमें क्या है? प्रावधान नहीं, ऐसा कहा गया। ठीक है, जनगणना 2027 के लिए विकसित मोबाइल ऐप में ऑफलाइन डेटा संग्रह का प्रावधान उपलब्ध है। ठीक है, केवल कुछ कारणों में अपरिहार्य जो परिस्थितियों में जनगणना जो कर्मचारी होते हैं वो कागजी स्वरूप यानी कि पेपर में अपने आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में डेटा का जो संग्रह होगा वो डिजिटल रूप में ही किया जाएगा। ठीक है, इसको कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसे डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया है, इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर है 16। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है
यह भारत का पहला परिवहन एवं लॉजिस्टिक केंद्र विश्वविद्यालय है। सेकंड है, मुख्य रूप से रेलवे, विमानन, राजमार्गों और जलमार्ग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति और अनुसंधान प्रदान करता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। हाँ ठीक है, एंड ये पढ़ लिया आपने एक बार। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आधा क्वेश्चन अभी देखा है और इसके ऑप्शन भी देखने बाकी हैं। इसके ऑप्शन पे चलते हैं अभी। ऑप्शन क्या पूछे गए हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी इसके कुलाधिपति हैं। यहीं पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे ये गलत हो जाएगा और थर्ड गलत हो जाएगा, तो हम इसको थर्ड जो है सारे हम एलिमिनेट कर देते हैं। अभी बताएंगे हम थर्ड क्यों गलत होगा। ठीक है, थर्ड क्यों गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं बच्चे, क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, देखेंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के जो कुलाधिपति हैं रेल मंत्री कौन से हैं, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव, यहाँ पे लिख देंगे कौन से हैं, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव है, ना कि नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, ये कौन से हैं कुलाधिपति, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान के अनुरूप परिवहन, लॉजिस्टिक और अधोसंरचना क्षेत्र में, ठीक है, कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ बीटेक, एमबीए और अन्य विशिष्ट जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें शिक्षा प्रदान करता है, जो उद्योग केंद्रित है, इनकी व्यवसायिक प्रोफेशनल एजुकेशन देता है। ठीक है, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, स्वावलंबनी योजना के बारे में। स्वावलंबनी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा स्वावलंबनी योजना के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रायोगिक योजना है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस परियोजना का उद्देश्य छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है। सही कूट है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही कूट है, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों ही सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ ज्ञान साझेदार के रूप में सहयोग करते हुए फरवरी 2025 में असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के जो 6 उच्च शिक्षा संस्थानों विश्वविद्यालयों में एक प्रायोगिक योजना के रूप में स्वावलंबनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा तथा भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यानी कि गुवाहाटी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी कि लागू किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 17 का आंसर हो जाएगा सी, और ये क्वेश्चन हम कई बार करा भी चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समग्र ग्रामीण शहरी का आधार वर्ष 2012 से बदलकर निम्नलिखित में से कौन सा कर दिया गया है। ठीक है, बेस ईयर कौन सा कर दिया गया बताइए। ऑप्शन ए 2022 से 23, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी है 2023 से 24, ऑप्शन डी 2022, ऑप्शन डी है 2024। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं, फटाफट बताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2024, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समग्र ग्रामीण नगरीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देख लेंगे, असत्य पे पहले हम लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ऑप्शन है, नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समग्र ग्रामीण एवं नगरीय श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी, नवीन श्रृंखला में वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़ाकर 308 तथा सेवाओं की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। और सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में भारतीय रिजर्व बैंक की उच्चाधिकार प्राप्त मौद्रिक नीति समिति यानी कि नीतिगत रेपो दर का निर्धारण करते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समग्र को ध्यान में रखती है। और ऑप्शन डी है, परिवार का खपत व्यय सर्वेक्षण 2023-24 को प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। पहले 2012 था, याद रखिएगा, अब क्या हो गया 2024 कर दिया गया है। तो आंसर बताएं बच्चे,
क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्यों ए है ऑप्शन ए? क्यों इसका राइट आंसर? इसमें बताया नया उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है ये स्तरीय ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला आधार वर्ष 2024 कर दी गई है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें क्या है, बीसीआर, बीसीडी, डीवीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर है, वीडियो टेप रिकॉर्डर है, टॉर्च, पुराने कपड़े, ढुलाई। ठीक है, और शुल्क, ढुलाई शुल्क जो होता है, जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन जैसे कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस जिसे बोलते हैं, सीडी, डीवीडी, ऑडियो वीडियो कैसेट और नारियल का रेशा रस्सी को बाहर करते हुए, एयर प्यूरिफायर। ठीक है, ये है हीरा, प्लेटिनम, ग्रामीण आवास, ऑनलाइन मीडिया सेवा प्रदाता, स्ट्रीमिंग सेवाओं, मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद, पेन ड्राइव तथा बाहरी हार्ड डिस्क, अटेंडेंट, बीबी सिटर, ड्राइवर तथा एक्सरसाइज सामान को शामिल किया गया। ये सामानों की लिस्ट है जिसको शामिल किया गया, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अपन को क्या है, ठीक है, अपन को क्या पड़ी है, अपन को क्या पड़ी है रे क्या, ओके। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, शामिल कर लिया गया है। आंसर क्या है, 99। मुंबईया लैंग्वेज है ना, अपन को बोलते हैं ऐसे ना। ओके, अच्छा मुंबई, अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई से कोई देख रहा होगा तो वो कमेंट करें एक बार, कैसे बोलते हैं। अपन करेला खाए लेगा, ऐसा ना, अपन को नहीं आती ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 20। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी होने, नहीं तो बोरिंग हो जाती क्लास बहुत, है ना, फिर मैम कहेंगी मैम तो बड़ी नीरस टाइप की हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, 12 फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 4 भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं। ठीक है, फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड है एचडीएफसी बैंक, और थर्ड है भारतीय एयरटेल। ठीक है, भारतीय एयरटेल। एंड अब चलेंगे हम अपने लास्ट पे, इसका ऑप्शन है वो दूसरे पेज में है। ठीक है, एंड फोर्थ है आईसीआईसीआई बैंक, और फिफ्थ है भारतीय स्टेट बैंक, और सिक्स है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सही कोड आपको बताना है एबीसीडी में से क्या राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 का बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। क्यों राइट आंसर हो गया ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्यों राइट आंसर हो गया ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, 12 फरवरी 2026 को रिलायंस इंडस्ट्री का बाजार पूंजीकरण, ठीक है, कितना हो गया था, रिलायंस इंडस्ट्री का बाजार पूंजीकरण कितना हो गया था, 19.87 लाख करोड़। ठीक है, तो कौन सा हो गया, सबसे पहले तो हो गया हमारा रिलायंस इंडस्ट्री, तो फर्स्ट में था। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री फर्स्ट में था, और फिर था सेकंड कौन सा था, एचडीएफसी से सेकंड था। ठीक है, फर्स्ट था एचडीएफसी, सेकंड था भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई थर्ड था। ठीक है, एसबीआई थर्ड था। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का कितना हो गया है, 14.26 लाख करोड़। भारतीय एयरटेल बैंक का, भारतीय एयरटेल, यहाँ तो एयरटेल का दिया नहीं गया है। ठीक, भारतीय एयरटेल का दिया नहीं गया इसमें। ठीक है, ओके, फिर भी बता दे रहे हैं, भारतीय एयरटेल का हो गया 11.5 लाख करोड़, और भारतीय स्टेट बैंक का हो गया 10.92 लाख करोड़, और टाटा कंसल्टेंसी का हो गया 10.58 लाख करोड़। आंसर हो जाएगा अपना, हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, भारतीय स्टेट बैंक 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। ओके, ऑप्शन सी क्या इसका है, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। ओके, बार बार देखना पड़ता है कि कहीं पे स्किप ना कर जाए कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 21 चालू साप्ताहिक प्रश्न सीडब्ल्यूएस के अनुसार किसी सप्ताह में किसी ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है जिसने किसी संदर्भित सप्ताह में काम करने के लिए तैयार होने पर किसी भी दिन क्या ना किया है। ठीक है, अच्छा, साप्ताहिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, साप्ताहिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब सप्ताह में
1 घंटे से भी कम काम किसी ने ना किया हो तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, साप्ताहिक प्रस्ताव CWS के अनुसार किसी सप्ताह में किसी ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है जिसने किसी संदर्भित सप्ताह में 1 घंटे से भी काम ना किया। ठीक है, इसको तैयार करने को, ठीक है, इसे बोलते हैं साप्ताहिक बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1 घंटे भी काम ना किया हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे भी काम ना किया हो। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं? सप्ताह में वो बेरोजगार है। भाई ये क्या है, 1 घंटे काम मिल जाए तो क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या सप्ताह में? ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं, आंकड़े हैं ये से। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ओके, 22 क्वेश्चन नंबर है 22। एआई शिखर सम्मेलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युग में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रथम शिखर सम्मेलन 2023 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है द्वितीय शिखर सम्मेलन 2024 जापान, ऑप्शन सी तृतीय शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस, ऑप्शन डी चतुर्थ शिखर सम्मेलन 2025 भारत। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? 22 का आंसर बताएं। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो द्वितीय शिखर सम्मेलन हुआ था ये जापान में नहीं हुआ था बच्चे, ये हुआ था दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया, नॉट जापान। ठीक है, दक्षिण कोरिया में हुआ था, ना कि जापान में हुआ था। ठीक है, द्वितीय एआई शिखर सम्मेलन 2024 दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ था और यह एक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर है 23। संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 फरवरी 2026 को शहरी चुनौती कोष यानी कि यूसीएफ को अनुमति प्रदान की गई है। इस बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी आपको सही नहीं बताना है। ठीक है, सही नहीं बताना है आपको, गलत ही बताना है। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 फरवरी 2026 को शहरी चुनौती कोष यानी कि यूसीएफ को अनुमति प्रदान की। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, आइए देख लेते क्या सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है रुपए 1 लाख करोड़ की कुल केंद्रीय सहायता से बाजार आधारित शहरी रूपांतरण किया जाएगा। ऑप्शन बी है केंद्रीय सहायता शहरी निकायों की परियोजना की कुल लागत का 25% वहन करेंगे। ऑप्शन सी है स्थानीय शहरी निकाय को परियोजना की 25% लागत को बाजारी ऋणों से पूरा करना होगा। ऑप्शन डी है 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल रुपए 4 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। आइए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं, फटाफट बताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थानीय निकायों, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, स्थानीय सरकारी निकाय को यहाँ पे लिखा है स्थानीय शहरी निकाय को परियोजना की 25% लागत को बाजारी ऋणों से पूरा करना होगा, ना कि 50% लागत को बाजारी ऋणों से पूरा करना होगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि जिसे वित्त वर्ष 2033-34 तक बढ़ाया जा सकेगा। परियोजना की, ठीक है, परियोजना की 50% लागत म्यूनिसिपल बॉन्डों, बैंक से प्राप्त ऋणों और सार्वजनिक निजी साझेदारी से जुटाई जाएगी, जबकि शेष 50% जो लागत है राज्यों, संशासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य स्रोतों से जुटाई जाएगी। स्थानीय शहरी निकायों के लिए परियोजना की 50% लागत बाजारी जो स्रोतों से पूरी करनी होगी, ये कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर है 24। केंद्र सरकार द्वारा छोटे शहरों के लिए ऋण चुकौती, ठीक है, ऋण चुकौती गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट, यह योजना केवल पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए है। ठीक है, ये कहा है इन्होंने। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा है? सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों के लिए पहली बार बाजार वित्त तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए 5,000 करोड़ की ऋण चुकौती गारंटी योजना है। और थर्ड में है इस योजना अंतर्गत पहली बार लिए गए रुपए 7 करोड़ या ऋण राशि का 70% जो भी कम हो को केंद्र सरकार गारंटी प्रदान करेगी। और फोर्थ में उन्होंने कहा है कि नगर निकाय द्वारा पहले ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर 7 करोड़ या ऋण राशि का 50% जो भी कम हो की गारंटी
की केंद्रीय गारंटी दी जाएगी। सही कोड आपको बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। हम सही बता रहे हैं ना, आंसर कौन सा चल रहा है। हाँ सही तो चल रहे हैं। आपको इसमें बताना है क्या सही है, ठीक है, क्या सही है। फिर से चलें क्वेश्चन पर। हाँ बताइए। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें ये गलत कहा गया, क्योंकि इसमें कहा गया ये योजना केवल पूर्वोत्तर नहीं, केवल लगा के यहाँ पे गलत कर दिया है। ये फर्स्ट गलत हो जाएगा और बाकी सब सही है। फर्स्ट गलत हो जाएगा और बाकी क्या है, सब सही हो जाएंगे। ठीक है, छोटे शहरों के लिए ऋण चुकौती गारंटी योजना पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के सभी शहरी निकायों के लिए तथा अन्य राज्यों की 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लिए है, ना कि केवल। ठीक है, केवल अगर गलत कर दिया तो फर्स्ट ये हम इसको हम इरेज करेंगे, और अगर फर्स्ट को हम क्रॉस करेंगे यानी कि तो फिर कौन कौन से सही हो जाएंगे। सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ पे है देखेंगे। सेकंड थर्ड फोर्थ जहाँ पे है वही हमारा आंसर ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 24 का आंसर क्या होने वाला बच्चे, क्या होने वाला, क्या हो गया है। 24 का आंसर क्या है, बी है। सेकंड थर्ड फोर्थ। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। बड़े बड़े क्वेश्चन है तो टाइम लग रहा है, लेकिन हम बहुत कोशिश करना है, इससे ज्यादा स्पीड में हम पढ़ा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, शहरी चुनौती कोष से केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नगर निकाय आहर नहीं होंगे। ठीक है, नगर निकाय आहरता नहीं होंगे, यानी कि आहर नहीं होंगे। ठीक है, शहरी चुनौती कोष से केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नगर निकाय आहर नहीं माने जाएंगे। ऑप्शन ए है, अभी हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए 10 लाख उससे अधिक यानी कि 2025 के अनुमान जनसंख्या वाले सभी शहर। ऑप्शन बी है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी नहीं, इसमें 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां। सी है 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले औद्योगिक शहर। ऑप्शन डी में दिया है 5 लाख उससे अधिक जनसंख्या वाले पर्यटन स्तर वाले नगर निकाय। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आहर नहीं होंगे, कौन से आहर नहीं होंगे, ठीक है बताइए। ठीक है, कौन से नहीं होंगे, इसमें 5 लाख उससे अधिक जनसंख्या वाले पर्यटन स्थल वाले नगर निकाय इसमें शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख उससे अधिक जनसंख्या वाले पर्यटन स्थल वाले नगर निकाय इसमें आहर नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत की किस नदी के नीचे जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना की अनुमति संघीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी महानदी। बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन क्या ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर, ठीक है, गोहपुर से नुमालीगढ़, यानी कि नुमालीगढ़ कहाँ है, असम में, वहां तक ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सड़क सह रेल सुरंग के साथ 4 लेन पहुंच नियंत्रित यानी 4 लेन वाली पहुंच नियंत्रित हरित परिवहन परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान हो गई है, और यह भारत की पहली तथा विश्व की दूसरी जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग होगी। इससे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27। समाचारों की सुर्खियों में रहा, ठीक है, समाचारों की सुर्खियों में रहा भारत विस्तार, इनकी भारत वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही आपको बताना है। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट यह बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है। सेकंड है भारत विस्तार एग्रीगेट पोर्टल और कृषि पद्धति से संबंधित ICAR पैकेज को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इसका, यहाँ पे हम देखेंगे 27 पे चल रहे हैं ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके जो ऑप्शन दिख जाएंगे हमको। ओके, ठीक है, जूम करते हैं बच्चे तो उससे थोड़ा आप लोगों को दिक्कत न हो। थर्ड है डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में 24 घंटे उपलब्ध होगा। और फोर्थ है भारत विस्तार के अंतर्गत बातचीत कर सकने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक को भारतीय नाम दिया गया है। ठीक है, सही कोड आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चे बताएं। बच्चे बताएं, हम क्या बताएंगे ना।
27 बताओ। ठीक है, सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। ठीक है, यह डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में 24 घंटे उपलब्ध होगा भारत विस्तार के अंतर्गत। ठीक है, भारत विस्तार की घोषणा केंद्रीय बजट 2026 में की गई थी। इसके लॉन्च होने पर कृषक 10 बड़ी केंद्रीय योजनाओं यानी कि पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संशोधित ब्याज सहायता योजना, ठीक है, कृषि यंत्रण पर, ठीक है, कृषि यंत्रण पर उप मिशन, प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, कृषि अधोसंरचना कोष, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सूचना प्राप्त करने के साथ साथ मौसम तथा कीट नियंत्रण के बारे में भी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर है 28। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस रूप में कृषि एवं कृषकों के लिए उपयोगी है? ठीक है, आपको बताना है जो कृषि बुद्धिमत्ता एआई का प्रयोग जो किया जाता है किस रूप से फार्मर्स के लिए उपयोगी होगा। फर्स्ट है मृदा स्वास्थ्य निगरानी, सेकंड है जलवायु अनुकूल फसल निगरानी तथा परामर्श सेवाएं, थर्ड है छवि वर्गीकरण तथा मशीनी लर्निंग जनित कृषि यांत्रिकरण, और फोर्थ है मांग और पूर्ति पूर्वानुमान, और फिफ्थ है सटीक खेती। सही कोड आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, राइट आंसर बताएं। ठीक है, सभी है इसमें। कहने की बात की तो जानते हैं मृदा निगरानी करना, जलवायु अनुकूल फसल निगरानी तथा परामर्श सेवाएं, छवि वर्गीकरण तो मशीन लर्निंग जनित कृषि यंत्रीकरण, मांग पूर्ति पूर्वानुमान, सटीक खेती। आंसर हो जाएगा इसका ऑल डी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 29। ओके, केंद्र सरकार ने भारत आधारित डेटा केंद्र बुनियादी ढांचा के जरिए काम करने वाले योग्य विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए किस वर्ष तक कर अवकाश यानी कि टैक्स हॉलीडे प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन है 2030 तक, ऑप्शन बी 2035 तक, ऑप्शन सी 2040 तक, ऑप्शन डी 2047 तक। कब तक की है ये आपको बताना है। ये की है 2047 तक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2047 तक की है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 30। कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर की स्थापना और परिचालन में सर्वाधिक खर्च किस मद पर होता है? किस मद पर सर्वाधिक खर्च किया जाता है बताओ। ठीक है, फर्स्ट है कंप्यूटिंग हार्डवेयर, सेकंड है ऊर्जा प्रणाली, थर्ड है शीतलन अधोसंरचना, फोर्थ है कुशल मानव श्रम। सही को बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आंसर बताएं क्या हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटिंग हार्डवेयर में, ऊर्जा प्रणाली में भी, शीतलन अधोसंरचना में, कुशल मानव श्रम में भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी में किया जाता है, सर्वाधिक मद जो खर्च किए जाते हैं इन्हीं चारों में किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 31 का आंसर क्या, 30 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 31। कोई विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाता भारत में टैक्स हॉलीडे का लाभ निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ले सकता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लाउड सेवा प्रदान करने वाली विदेशी कंपनी को संबंधित नियमों के तहत अधिसूचित किया जाए। ये सही है बिल्कुल। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, और बाकी हम इसमें ऑप्शन आपको और दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं से हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं सही है क्योंकि बार बार फिर हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा और क्वेश्चन हम स्किप हो जाता है फिर यार, है ना। नेक्स्ट चलेंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट चलते बेटा। नेक्स्ट है सेकंड है डेटा केंद्र सेवाएं भारत में डेटा केंद्र चलाने वाली भारतीय कंपनी से ली जाएं। ठीक है, और थर्ड है डेटा केंद्र सुविधा को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाए। ये भी सही है। और फोर्थ है विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं एवं भारतीय पुनर्विक्रेता कंपनी के माध्यम से प्रदान की जाए। चारों ही सही है। उपयुक्त में से कितने लाभ संभव है, इसमें कितने लाभ संभव है, सभी चार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का। अच्छा, संघीय बजट 2026-27 में प्रस्ताव किया गया था कि भारत में मौजूदा डेटा सेंटर जो सेवाएं हैं इनका इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनी, ठीक है, 2047 तक टैक्स हॉलीडे के लिए पात्र है बशर्ते कि भारतीय ग्राहकों को डेटा सेवाएं भारतीय पुनर्विक्रेता कंपनी के लिए जरिए यानी कंपनी के जरिए प्रदान की जाए
और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू लेन देन टैक्स के दायरे में हो। इस व्यवस्था के तहत भारत में मौजूद डेटा सेंटर के जरिए ग्लोबल क्लाउड ऑपरेशन से ऐसे विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं की आय, ठीक है, यानी इनकी विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं की आय शर्तों के अधीन भारतीय कर दायरे में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है। आंसर क्या है इसका? डी है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 32। ये आपका एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चन नंबर है 32। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 निम्नलिखित में से किस पर फोकस करता है? ठीक है, फर्स्ट है स्टेटमेंट, भारत में सेमीकंडक्टर उपकरणों का डिजाइन एवं विनिर्माण, ठीक है। सेकंड है सेमीकंडक्टर उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का विनिर्माण। थर्ड है सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम का विस्तार। और फोर्थ है सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं विनिर्माण में प्रतिमा विकास पहल का सुदृढ़ीकरण। और फिफ्थ में है सेमीकंडक्टर बाजार का विस्तार। फिफ्थ में से सही आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताइए क्या राइट आंसर होने वाले हैं। क्या सही हो जाएंगे? अच्छा, इसमें सभी है लेकिन सेमीकंडक्टर बाजार का विस्तार करना नहीं है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? जो 5 नहीं होगा तो एलिमिनेशन कर देते हैं, इसमें भी क्रॉस कर देते हैं। ऑप्शन ए बचा है केवल, एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज हो गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर है 33। एक तरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता यानी कि एपीए निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया दो देशों की सरकारों के बीच। ऑप्शन बी किसी देश की दो कंपनियों के बीच। ऑप्शन सी है एक करदाता एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच। ऑप्शन डी में दिया गया है विनिर्माणी इकाई तथा कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली इकाई के बीच। आप बताइए किसके किसके बीच किया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 33 बताएं। ये किया जाता है एक करदाता एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक करदाता एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच किया जाता है, ठीक है। आयकर अधिनियम के तहत एक तरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते से तात्पर्य क्या है? यह एक करदाता होता है और एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच संपन्न एक समझौता होता है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित पीरियड के लिए किसी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू लेन देन के लिए ली जाने वाली कीमत पहले से तय की जाती है, ठीक है। आयकर अधिनियम के तहत एक तरफा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के तात्पर्य एक करदाता और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच संपन्न एक समझौते से है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू लेन देन के लिए ली जाने वाली कीमत पहले से तय कर दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर है 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या पूछता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की स्थापना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए रुपए 10,000 करोड़। ऑप्शन बी है 25,000 करोड़, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट अपने उस पर देख लेते हैं, ऑप्शन पे चल जाते हैं। ऑप्शन सी है 50,000 करोड़। ऑप्शन डी है 1 लाख करोड़, ठीक है। तो कितनी है इसमें? आंसर क्या हो जाएगा? कितनी बच्चे इसमें है? 10,000 करोड़, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी है बच्चे? 34। आंसर क्या है? 10,000 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की स्थापना हेतु 10,000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, ठीक है। कितनी करी है? 10,000 करोड़ की आवंटित जो धनराशि आवंटित की गई है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखे क्या इसका? देख लेंगे, ठीक है। भारत के बढ़ते स्टार्टअप सिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए सही मंत्रिमंडल ने 14 फरवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ का कोष आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक वेंचर कैपिटल जुटाना है, ठीक है। इनकी 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। फटाफट करेंगे, हम अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ना है बहुत ही रफ्तार से, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35।
भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई पीएम राहत योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि आप गलतियां ना हो इसलिए। ऑप्शन है पीएम राहत से तात्पर्य रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट से है। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कार्यक्रम की सेवा तिथि से प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित या पहले निर्णय है। ऑप्शन सी है इसे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS 112 हेल्पलाइन से एकीकृत किया गया है। ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल प्रत्येक आहत व्यक्ति को ₹5 लाख सीमांतगत नकदी रहे निःशुल्क उपचार मिलेगा। ठीक है, आप बताएं आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। क्या सही नहीं, इसमें ये सही नहीं है, क्या सही नहीं है, इसमें सही नहीं है कि इसमें कहा गया इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 5 लाख मिलेंगे, 5 नहीं 1.5 लाख है इसमें, ठीक है। यही हमारा ये गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार के लिए पीएम राहत योजना किसी एक मिनट, पीएम राहत योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ितों को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों की अवधि तक, ठीक है, 7 दिनों की यानी जब दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके 7 दिन की पीरियड तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार किया जाएगा। 1.5 लाख, ठीक है, इनकी 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार किया जाएगा। कैशलेस उपचार होगा, ठीक है, कैशलेस, ठीक है, ना कि आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये कैशलेस उपचार इस यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार इस योजना के तहत मिलेगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से, आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी, हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीनफील्ड थोड़ा गला बैठ गया बच्चे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर नोड्स विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है खुरपिया, राजपुरा पटियाला, दीघी पोर्ट पलक्कड़। सेकंड है जोधपुर पाली मारवाड़ हिसार आगरा प्रयागराज। थर्ड है गया औरवाकल कोपार्थी जहीराबाद। और फोर्थ है झांसी महोबा राजगिरी रायपुर नौगांव। सही कोड आपको बताना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे झांसी महोबा राजगिरी रायपुर ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं, तो आंसर क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का, अच्छा, देश में पहले से पूरी हो चुके 4 औद्योगिक शहरों जैसे धौलेश, शेद्रा, बिडकिन, ग्रेटर नोएडा इसमें शामिल है तथा विक्रम औद्योगिक भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त 12 नए औद्योगिक शहर और नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। ये है एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, कृपया एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर है, राजपुरा पटियाला है, ठीक है, राजपुरा पटियाला है, दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र पलक्कड़ है, ठीक है, ठीक है, दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र पलक्कड़ औद्योगिक क्षेत्र है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर है हिसार है, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर आगरा है, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर प्रयागराज है, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर गया है, और औरवाल औद्योगिक क्षेत्र है, कोपार्थी औद्योगिक क्षेत्र है, और जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं झांसी वासी शामिल नहीं किया गया है, कहीं झांसी महोबा राजगिरी रायपुर ये नौगांव शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 37। नए आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत घोषित होने वाले ड्राफ्ट नियमों के संदर्भ में सूची फर्स्ट यानी कि जो पुराने नियम थे 1962 के अनुसार फॉर्म संख्या जो थी, एवं सूची सेकंड में नए नियम है जो 2024 के अनुसार जो फॉर्म संख्या उनको मिलान करके उत्तर का सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है। आइए चुन लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए नहीं बात को, जो नए आयकर आए हैं, अधिनियम आए हैं, उसमें जो संशोधन हुए हैं, जो पुराने नियम थे उनकी फॉर्म संख्या और जो नए नियम उनकी फॉर्म संख्या को सम्मिलित करना। आइए कर लेते हैं सम्मिलित, ठीक है। अब इसमें फॉर्म संख्या थोड़ी आगे जानी पड़ेगी, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन में भी चलते हैं बच्चे हम, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। आइए स्क्रॉल कर लेते हैं, इसको ऑप्शन में चलना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ठीक है। और ये है फॉर्म संख्या 138, फॉर्म संख्या 168। यहाँ पे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा जूम करना पड़ता है, इसलिए बच्चे हम खुद से लिख दे रहे हैं आपको।
क्योंकि अलग अलग होगा तो कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 2 3 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, लेकिन हम इसको मिला लेंगे। फॉर्म 16 है, ठीक है, सूची फर्स्ट में एक सूची फर्स्ट हो गई थी, एक सूची सेकंड है, इनको मिलाना था। ठीक है, 1962 के तहत फॉर्म 16 की जगह पे क्या हुआ है, फॉर्म 16 की जगह पे क्या हो गया है, फॉर्म 130 हो गया। ठीक है, फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है, एक बार आप लिख रहे रहे। ठीक है, और फॉर्म 16 ए के तहत क्या हो गया है, यहाँ पे फॉर्म 16 ए के तहत क्या हो गया बच्चे, फॉर्म 16 ए के तहत हो गया है फॉर्म संख्या 131 हो गया। ठीक है, फॉर्म नहीं लिख रहे बच्चे, वो आप लोग देख लेंगे एक बार। और अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ हम फॉर्म लिख ही दे रहे हैं, क्योंकि जब दो लिखने हैं तो फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्म संख्या फॉर्म 60 का फॉर्म 130 हो गया, फॉर्म 16 ए की जगह फॉर्म 131 हो गया है। ठीक है, और फॉर्म 138 की जगह पे क्या था पहले, यहाँ पे था पहले फॉर्म 24 क्यू, फॉर्म 24 क्यू था यहाँ पे। ठीक है, और फॉर्म 168 के तहत था फॉर्म 26 एएस। फॉर्म 26 एएस था ये। ठीक है, अब ये बदल कर हो गया है ये। ठीक है, फॉर्म 16 फॉर्म 30 हो गया, 130 हो गया, फॉर्म 16 फॉर्म 131 हो गया, फॉर्म 24 क्यू हो गया, फॉर्म 138, फॉर्म 26 एएस हो गया, फॉर्म 168। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। पारंपरिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन अब चतुर्थ क्षेत्र यानी कि क्वार्टरनरी तथा पंचम क्षेत्र यानी क्वार्नरी सेक्टर की, ठीक है, अवधारणा सामने आई। इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आइए हम कर ले रहे हैं विचार। ठीक है, फर्स्ट है चतुर्थ जो क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र का उन्नत स्वरूप है, जिसमें ज्ञान क्षेत्र, सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण तथा प्रस्तुतिकरण को शामिल किया जाता है। ठीक है, और सेकंड में है पंचम क्षेत्र में स्वर्ण बसंत पेशेवरों यानी कि गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स की सेवाओं को शामिल किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको आंसर देना है कि दोनों ही सही है, दोनों ही सही, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि दोनों ही सही है। ठीक है, क्या है, दोनों ही सही है। ओके, पंचम क्षेत्र में स्वर्ण जो से बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, इकोनॉमिक्स जो होते हैं, इकोनॉमिक और विधायी जो डिसीजन होते हैं उनको लेने के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो पंचम क्षेत्र में जो होते हैं उनकी सेवाओं को शामिल किया जाता है, और चतुर्थ क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र का उन्नत स्वरूप माना जाता है। ठीक है, और इसमें ज्ञान क्षेत्र, सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का अध्ययन और विश्लेषण शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। विश्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2025 को अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण के अनुसार कितनी प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को नीची आय वाले देशों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा 1 जुलाई 2025 को अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण के अनुसार कितने प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को नीची आय वाले देशों में वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 39 का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉलर 1135 या इससे कम। ठीक है, जिसमें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी में था डॉलर 1145 या इससे कम, ऑप्शन सी में था डॉलर 1155 या इससे कम, ऑप्शन डी में दिया था डॉलर 1165 या इससे कम, लेकिन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। ठीक है, यानी कि वित्त वर्ष 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के लिए विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण एटलस प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 2024 के आधार पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा।
बजट दस्तावेजों 2026-27 के अनुसार अब तक हुए मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत तरजीही शुल्क के कारण भारत को वित्त वर्ष 2026-27 में सीमा शुल्क राजस्व प्राप्तियों में कितनी कमी हो सकती है? ऑप्शन ए है रुपए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी है रुपए 75,000 करोड़, ऑप्शन सी है रुपए 1,00,000 करोड़, ऑप्शन डी है ब्रिक में से कोई नहीं। बताइए कितनी कमी हो सकती है? ये हो जाती है ऑप्शन सी 1,00,000 करोड़ की कमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 का क्या आंसर हो गया बच्चे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी की कमी हो सकती है? बजट दस्तावेजों 2026-27 के अनुसार अब तक हुए मुक्त व्यापार समझौतों के तहत तरजीही शुल्क के कारण भारत को वित्त वर्ष 2026-27 में सीमा शुल्क राजस्व प्राप्तियों में 1,00,000 तक की करोड़ की कमी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। और यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के कंप्लीट हो गए। ठीक है, 40 क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स के वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये आप बिल्कुल ना सोचिए कि क्वेश्चन नहीं आते, सारे क्वेश्चन इस तरह से हुबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल डिट्टो तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। आप उठा के देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर ना हो तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैम आप गलत पढ़ा नहीं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप तो ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते, ना कमेंट करते हैं। ठीक है, पता नहीं अब ऐसा है ना कि जो पढ़ा रहा है मेहनत से उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप समझते होंगे किसी कैसी भी प्रॉब्लम रही हमने पढ़ाया जरूर है। हाँ, जब ऐसा है कि हम उठ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल लेट गए हैं, ऐसी हालत होगी तभी नहीं हम पढ़ा पाए। बशर्ते अगर हम तबीयत बैठने लायक है, चाहे मुझे फीवर रहा हो लेकिन मैंने क्लास ली है। इसलिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। हाँ, इसी अप्रैल में हमारा ऑफलाइन क्लास भी हमें जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि अभी तक हम कई बार वर्क फ्रॉम होम कर लेते थे, लेकिन अब हम ये हमारी खुद की चैनल सिस्टम पढ़ाते हैं, बाकी हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, जरूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं मंडे को, संडे को हॉलीडे रखेंगे, अगर मुझे ऐसा टाइम मिल गया तो फिर एक क्लास लेके आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, नमस्कार।